कर दो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी फिजिक्स क्लासेस। आज हम लेकर आए आपके लिए चैप्टर नंबर 10। जैसा कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन अपलोड कर चुका है इस पर वीडियो इसमें अपने चैनल पर। तो उसी सीरीज में आज हम बात करें चैप्टर नंबर 10 को लेकर। चैप्टर नंबर 10 का नेम क्या है? वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। काफी अच्छा चैप्टर है, हमने क्लास में भी पढ़ा है। और थोड़ा सा ये रे ऑप्टिक्स से कुछ चीजें इसमें मिल जाती हैं, बट इसमें थोड़े इंसिडेंट वगैरह जो फिनोमेना थोड़े से अलग होते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस सब के सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से सब वीडियो देख सकते हैं। बात क्लियर है? आइए देखिए बेटा, हम बात करते हैं सबसे मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत वायु से जल की सतह पर आपतित होता है, यानी इंसिडेंट होता है। आपको वेव लेंथ है वो क्या दिया है? सबसे पहले वेव लेंथ यहां दिया आपको 89 nm का मीन्स हुआ 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ये बात बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। और क्या दिया आपको? व्हाट आर द वेव पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड। फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, पूछ दीजिए रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। बात क्लियर है? मतलब कि चाल क्या होगी, तीनों चीज। कब? जब परावर्तन अपवर्तन, जब रिफ्लेक्शन हो और क्या हो, रिफ्रैक्शन हो। देखिए जरा, अब हमको ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है वो वाटर के लिए, ये दिया है 1.33 और स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज हम पहले से फिक्स है, उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं काय के लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, हिंदी में बोले तो परावर्तित प्रकाश के लिए। फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट का मतलब हुआ परावर्तित प्रकाश के लिए, मतलब जो परावर्तन से प्रकाश मिल रहा है उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना है। इस केस में एक लाइन थोड़ा सा आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे। द रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल्स इन एयर and hence there is no change in frequency, speed and wavelength of light। मतलब इसमें इस बात को हम समझे, इसमें रिफ्लेक्शन के केस में इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट तीनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है c/λ। क्लास में भी हुआ है सर। फ्रीक्वेंसी निकालना है, c मतलब 3 इंटू 10⁸, लैम्डा मतलब 589 इंटू 10⁻⁹ 589 इंटू 10⁻⁹। और आप लोग इसको ओवरऑल सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 5.04 और इंटू हम लोग इसको ओवरऑल सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 10⁻14। सर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है पता है? फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये तो हम बात कर रहे हैं क्या में भैया? फर्स्ट केस में फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब द वेवलेंथ आपकी ये हो गई और फ्रीक्वेंसी ये हो गई और आपका स्पीड ऑफ लाइट। इस केस में तीनों चीज पता चल गई। वेवलेंथ तो आपकी जो थी पहले से ही हो गई और वेवलेंथ ये हो गई और स्पीड ऑफ लाइट ये हो गई और आपकी फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज है, मतलब कोई चेंज नहीं होता। दूसरी बात आती है काय के लिए, हम यहां लिख सकते हैं सर फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट। फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट मतलब कि सर रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट मतलब कि जो अपवर्तित प्रकाश होता है, सेकंड पॉइंट की बात करें अपवर्तित प्रकाश के लिए, इसके लिए एक बहुत सिंपल बात ये होती है, फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। रिफ्रैक्टेड लाइट में फ्रीक्वेंसी तो क्या रहती है? जो है वही रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है एंड द सेम द स्पीड अलोंग विद द वेवलेंथ चेंज। मतलब की बात ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या चेंज होता है बेटा? वेवलेंथ चेंज होता है। तो v इक्वल टू हम जानते हैं c/n। c/n मतलब n का मतलब होगा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n का मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये v इक्वल टू हम निकालें c 3 इंटू 10⁸ और n का मतलब था 1.33। यही वैल्यू दिया है 1.33।
इसको सॉल्व किया तो 2.26 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तब आपके पास जो वेव लेंथ है डेल्टा, वो क्या आएगा, इस बात को हम समझे। तब हमारे पास जो वेव लेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेव लेंथ है लैम्डा डैश, वो वैल्यू क्या आएगी, जो वेव लेंथ यहाँ पे जो लैम्डा डैश की जो वैल्यू वो क्या आएगी, इस v अपॉन में न्यू, v अपॉन, सर ये पहले फॉर्मूला पढ़ाया है, v अपॉन में न्यू। अब v की वैल्यू कहाँ है, न्यू की वैल्यू कहाँ है, ये दोनों वैल्यू पुट करना है। v की वैल्यू और न्यू की वैल्यू दोनों की वैल्यू हमें पुट करना है। देखिए जरा, v का वैल्यू आपके पास 2.26 मल्टीप्लाई 10⁸, और ये वैल्यू दिया है 5.09, 09 था सर, 9 था, सॉल्व कर लेना, 0.909 और मल्टीप्लाई कितना आ गया 10⁻14, पावर से क्रॉस किया तो यहाँ पावर कितना आ गया 6 आ गया, इसको पावर से क्रॉस किया तो पावर कितना आ गया 6 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं 444, इस बात में ये है इक्वल टू 444 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर, इसको और लिख सकते हैं 444 nm, नैनोमीटर। ये तो आपकी क्या की वेव लेंथ, तीन चीज पूछ रहा था, हमने तीनों बता दी। इस केस में आपकी वेव लेंथ क्या होगी बेटा, वेव लेंथ तो आ गई 444 nm, 444 nm यानी नैनोमीटर। स्पीड क्या आ गई 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब कि इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। कीवर्ड हमको ये मिला कि इसमें हमारा क्या चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इस बात को रिफ्लेक्टेड में क्या था, द रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल्स इन एयर, हेंस देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ। इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें आपकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज, सिर्फ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, बाद बाकी आपकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर है, फ्रीक्वेंसी और दोनों की दोनों ये क्या हो जाएंगी आपकी, चेंज हो जाएंगी। देखिए जरा, ले लो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जरा, इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है सर, ये तो इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं सर ये। देखिए जरा क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में वेव फ्रंट का शेप पूछ रहे हैं भैया वो। पहला दिया आपको सिंपल सी वे में, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश। बिंदु स्रोत से या फिर पॉइंट सोर्स की जैसे ही बात आ रही है तो हमें कुछ ध्यान करना ही नहीं है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, सीधा सीधा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या ध्यान रखेंगे भैया हम, स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट होगा भैया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। हिंदी में लिख सकते हैं इसको गोलीय तरंगाग्र। फर्स्ट का क्या हो जाएगा लाला, फर्स्ट वाले का हो जाएगा, अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और हिंदी में लिख देंगे इसको गोलीय तरंगाग्र। क्या लिखेंगे लाला, गोलीय तरंगाग्र। बात क्लियर है। सेकंड वाले के लिए क्या बात करेंगे, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस शेप का है, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस, पॉइंट सोर्स को कहां रख दिया है, फोकस पे। और बाद एक वर्ड आ रही है हमारे पास, इस बात को आप लोग समझे, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है, फोकस बिंदु रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेन वेव फ्रंट। क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। हिंदी में बोलेंगे तो समतल तरंगाग्र। क्या हो जाएगा, समतल तरंगाग्र। बात क्लियर है। थर्ड वाला क्या है, ये दिया है, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम। मतलब इसका भी क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। हिंदी में बोलेंगे तो समतल तरंगाग्र, समतल तरंग। अब सर ये क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्लास में बताया, बहुत इजी है, हटाओ इसको जरा, ले ली फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, अगला क्वेश्चन थोड़ा कम दिख रहा है सर, इसको बढ़ा दें।
हाँ जी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दिया आपको, न्यू इक्वल टू दिया है कितना 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ वैक्यूम में दी है, यानी सी का वैल्यू दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो क्लास में सिंपल सा पढ़ा है सर, सी अपॉन में वी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन में न्यू, तो वी इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10⁸ और अपॉन में क्या आ जाएगा 1.5, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, बात क्लियर है, बिल्कुल इसी तरीके से फटाफट। ये पूछ रहा है क्या कांच में प्रकाश की चाल, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ द लाइट, इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म। क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, यदि हाँ तो लाल तथा बैगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है। बिल्कुल तरीके से इस पर क्या इंडिपेंडेंट है, इस बात को समझे। क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, इस बात को समझेंगे नो। इंडिपेंडेंट, एक बार लग रहा है इंडिपेंडेंट यानी क्या है, स्वतंत्र है ऑफ द कलर ऑफ द लाइट। आंसर दोगे आप लोग नो, नहीं ऐसा नहीं है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट काय पे डिपेंड करता है। एक वर्ड होता है मेरे पास क्या भैया, वेवलेंथ। क्या होता है, वेवलेंथ। काय पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ। हिंदी में बोलेंगे तो तरंग दैर्ध्य। क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इस वैसे हाँ अगर वो हमें पूछ रहा है केस में, लेकिन हम फिर भी इस चीज को बताएंगे सिंपल तरीके से। ये पूछ रहा है, इस बात को समझे, दस द वायलेट कलर ऑफ लाइट ट्रेवल स्लोअर। जो वायलेट कलर होता है, जो बैगनी कलर होता है, जो वायलेट कलर है, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर लाइट ट्रेवल्स स्लोअर देन रेड कलर। इस बात को हम समझ रहे हैं, मतलब कि रेड कलर में लाइट कैसे वो करेगी, धीमी गति, सॉरी रेड कलर में फास्ट जाएगी, लेकिन उसमें कैसे जाएगी, बहुत धीमी गति से, क्योंकि ये काय पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ। हमारा सिंपल सा आंसर ये हुआ कि जो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। हम बोल सकते हैं ये काय पे डिपेंड करता है, हमारे एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों काय पे डिपेंड करते हैं, हमारे एक तरीके से वेवलेंथ पर डिपेंड करते हैं। ये पता होना चाहिए। इससे पहले पॉइंट में बहुत इजी तरीके से पूछा है, इस बात को हम बता सकते हैं। इस बात को देखिए जरा, फिर हमारा नेक्स्ट हाँ क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड, मतलब जो स्लिट है वो जो डिस्टेंस है स्लिट S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d का वैल्यू आपको कितना दिया है, स्मॉल d का वैल्यू दिया आपको बेटा 28 mm। ये बात समझ में आ रहा है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.28 था, इसको कर सकते हैं 8 × 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, यानी कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल फ्रिंज एंड द फोर्थ फ्रिंज, फोर्थ फ्रिंज मतलब कि 4 बीटा की डिस्टेंस आपको कितनी दी है, 1.2 सेंटीमीटर। बात हिंदी समझते। यंग के दो झिर्री यानी दो स्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी ये है तथा पर्दा 1.4 दूरी पर है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज चतुर्दीप फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है भैया, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको काय की वैल्यू फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है काय की, लैम्डा की। ये बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं, हाँ ये बात हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही है। ये हमको ये दे रखा है, अब हमें वैल्यू निकालना है, काय के लिए वैल्यू निकालना है हमको, लैम्डा के लिए। सर लैम्डा से रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने क्लास में करवाया, आई थिंक बीटा इक्वल टू निकाला था। उससे पहले आप लोग सभी बच्चे इस बात को समझ लें प्यार से कि यहाँ जो बीटा की वैल्यू उसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 4 बीटा तो यूज करने से रहे,
इसलिए हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आएगी उस बात को हम लोग समझ लें। बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। बात क्लियर है? क्योंकि सेंटीमीटर था उसके 10⁻² लिखते हैं अपन, और 4 का डिवाइड कर दिया तो 0.3 आता, फिर अपन एक पॉइंट बढ़ा देते एक पावर यहाँ बढ़ गई। और डी दिया है आपको 1.4 मीटर दिया है, और ये 2d की जो डिस्टेंस है वो आपको दी है 0.28 मीटर। 0.28 मीटर दिया है या मिलीमीटर दिया, इस बात को नहीं हम समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में ये जो हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू है 0.288 दिया है, 0.288 दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, सिंपल सी बात ये है 0.288 हमने सेंटीमीटर में ले लिया है, क्लियर है। अब निकालना है क्या हमें, बीटा के लिए वैल्यू निकालना है ना। जब वीडियो रोकी है अरे रुको ज्यादा समझे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेके क्वेश्चन है। हाँ सर, स्क्रीन इज प्लेस्ड, ये दिया है, ठीक है, दो झुर्री के बीच की दूरी। हाँ, सबसे पहले इस बात को आप लोग समझें कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट्स आर सेपरेटेड, मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2d इक्वल टू दिया आपको 0.28 mm। इसको अगर मैं मीटर में ले जाऊं तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। हम ये मीटर में वैल्यू लेके आ सकते हैं। और आपको यहाँ कैपिटल डी का जो वैल्यू दिया है, पर्दे की दूरी है, वो दिया आपको 1.4 मीटर। बात क्लियर है? और क्या दिया आपको, और ये दे रखा है इन्होंने जो फोर्थ है, फोर्थ रेंज 4 बीटा, उसके लिए दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर। तो ओनली बीटा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। बात क्लियर है? 3 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू हमें इतनी सी पता है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को, इस बात को थोड़ा सा आप सभी बच्चे समझेंगे। ये दे रहा है कि वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी बीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इस बात को आप लोग समझेंगे। और हम इसी फॉर्मूले का यूज करें, बीटा इक्वल टू हमारे साथ फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन में 2d, डी लैम्डा अपॉन में 2d। यहाँ पर आपके पास काय का ये सब वैल्यू है, सिर्फ हमें निकालना है। तो क्या निकाला, लैम्डा मतलब कि बीटा मल्टीप्लाई 2d इक्वल में आ गया डी लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बीटा मल्टीप्लाई 2d और अपॉन में आ जाएगा कैपिटल टी। बीटा मल्टीप्लाई 2d अपॉन में आ जाएगा कैपिटल डी। हमको बस ये वैल्यू पुट करना है, आंसर आ गया सर। बीटा मतलब 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ बीटा। 2d का मतलब कितना है, 2d मतलब कि 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और अपॉन में कितना आ जाएगा कैपिटल डी। कैपिटल डी है 1.4। 2 से क्रॉस किया तो कितना आ गया, 2। 2 से क्रॉस किया तो इसका सीधा सीधा वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। बात क्लियर है भाई? यहां से आप लोग निकाल सकते हैं 6 और 10⁻⁷। 6 इंटू 10⁻ कितना आ गया, -7। ये कहाँ में आ गया, मीटर में। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में निकालें तो ये आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। वेरी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा अपन समझ नहीं पाए, बहुत इजी है। मतलब आपको क्या दिया, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, बात समझ रहे हैं आप लोग। ये दिया द्विस्लिट प्रयोग में जो दोनों स्लिटों के जो बीच की दूरी है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी है, वो तो कितनी है 0.28, ये मिलीमीटर दिया है, यानी हमने ये निकाल दिया। और कैपिटल डी का वैल्यू आपको कितना दिया है, यानी पर्दे की दूरी, ऐसे यहाँ रखी है और स्लिट यहाँ बन रही है, इस बार ये पर्दा यहाँ रखा है, स्लिट ये स्लिट के सामने ये पर्दा है, तो ये दूरी वो है 1.4। और दोनों स्लिटों S1 और S2 के बीच की दूरी वो कितनी दी आपको, 2.8 इंटू 10⁻⁴ मीटर। बात क्लियर है? ये हमें निकालना। और आपको फोर्थ रेंज के लिए भी इसने हमने निकाल दिया, क्या था, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन में 2d, यानी ये लैम्डा इक्वल टू आ गया बीटा इंटू 2d अपॉन में d। एम आई राइट? बात क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ले लो भैया फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग, यही आंसर है आपका। हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे फटाफट, इसके बाद हम बात जो करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर यंग्स एक्सपेरिमेंट को बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हाँ काफी अच्छा है। यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी एक बड़ी प्रकाश, वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, यानी पाथ डिफरेंस है वो आपको क्या दिया? लैम्डा। मतलब कि जो पाथ डिफरेंस है वो तो आपको क्या दे रखा है? लैम्डा दे रखा है। पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा दिया है। और इस बात को हम थोड़ा सा समझ लें, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन में 3, यानी लैम्डा अपॉन 3, यानी उस प्रकाश तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर कितना है भैया? जहां जो पथांतर है, पथांतर की वैल्यू कितनी है? लैम्डा अपॉन में 3 है। और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई। इंटेंसिटी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल से भी हम लोग क्लास में पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos 5। बात क्लियर है? I1 I2 cos 5। अगर हमने यहाँ सीधा सा एक वैल्यू पुट किया इसको जनरल तरीके से निकालने के लिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा I लैम्डा, क्योंकि पथांतर है, इसको I, इसको भी I2 और इसको किया I इंटू I और इसको किया cos 5। cos 5 का मतलब हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज आप बोले इसको, 2 पाई। तो इसको हमने ओवरऑल सॉल्व किया तो ये आ गया 2I प्लस का 2I, तो I लैम्डा इक्वल टू आ गया बेटा कितना? 4I। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? के यूनिट हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए दिया है प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, जो प्रकाश की तीव्रता आएगी वो काय की इकाई की आएगी? के। ये हम पहले से इस बात को समझ चुके, हमको दिया है ना? हमको क्या किया है? गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में। इसको के मान लिया हमने, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं सर। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो? व्हेन पाथ डिफरेंस, तो कितना कह रहा है वो? पाथ डिफरेंस कह रहा है लैम्डा अपॉन में 3, और जो फाई का वैल्यू है, जो फाई का वैल्यू को कह रहा है 2 पाई अपॉन में 3 हो जाएगा। बात समझो, अगर ये जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा से क्या हुआ? लैम्डा अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन में 3। बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? I लैम्डा अपॉन में 3 इज इक्वल टू I प्लस I, सीधा रहेगा, प्लस 2 रूट में I और ये हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन में 3। cos 2 पाई अपॉन में 3 का मतलब हुआ सर, ये सिंपल सी लैंग्वेज आप लोग इसको अगर समझेंगे तो ये वैल्यू कितना हुआ? 2 पाई मतलब 180 दूनी 360 में 3 का भाग लगाया तो 120। 120 का वैल्यू कितना होता है? I प्लस क्या I, इसको लिख दिया 2I, और ये भी क्या आ गया आपका भैया? 2I, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 2, और ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन में 2। ये बात क्लियर है? प्लस किया हमने 2I प्लस 2I, और ये कितना कर दिया? माइनस का 1 अपॉन में 2I। अब हमने क्या किया? 2 से 2 को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। 2 से 2 को हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो हमारे पास एक सिंपल सा वैल्यू आएगा I का, जो हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो निकालना है। तो ये जो I का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? I आ जाएगा, यानी कि I लैम्डा 3 इक्वल टू आ जाएगा ये। अब इस बात को आप लोग समझें, एक तो इक्वेशन ये रहा I का वैल्यू, अगर इसको K के तरीके से निकालेंगे तो ये कितना हो सकता है? क्या पता है आपको? नहीं पता शायद। तो लैम्डा अपॉन 3 हो जाएगा कितना? K अपॉन में 4, क्योंकि यहाँ पर 4I इक्वल टू क्या दिया है? K दिया है। 4I इक्वल टू क्या दिया है? K दिया है। इस बात को अब यही आंसर आपका फाइनल। बस उस बिंदु प्रकाश की तीव्रता कितनी है जहां पथांतर है, तो उस बिंदु प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी I लैम्डा 3 इक्वल टू K अपॉन में 4, यानी इसका 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, क्या बचेगी? I यूजिंग फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं? हमने एक एम्पलीट्यूड के लिए, इंटेंसिटी के लिए क्लास में पढ़ा ये फॉर्मूला, I1 I2 रूट में 2I1 I2 cos phi, सीधा सीधा वैल्यू पुट किया है और हमने कुछ भी नया काम नहीं किया। इसका वैल्यू 1 होगा सर, इसलिए आपने इसको हटा दिया। बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल इजी था। 2 to 4 कर दिया, इसको कैसे हमने
हमने क्या मान लिया, के मान लिया। इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं? देखिए जरा फटाफट हो गया सबका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ द वेवलेंथ, ये मतलब आपको दो वेवलेंथ यानी दो तरंगदैर्ध्य दे रखी है लाला। सबसे पहली जो तरंगदैर्ध्य है लैम्डा 1 इक्वल टू, वो कितना दिया है 650 nm, और लैम्डा 2 इक्वल टू क्या दिया आपको 520 nm। मतलब कि ये हुआ 650 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -9 मीटर, ये हो गया 520 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -9 मीटर। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, पूछ क्या क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ 65 नैनोमीटर। ठीक है भैया, और क्या पूछ रहे हैं कुछ, और इसमें कुछ वो कह रहा है कि डिस्टेंस वगैरह के बारे में, फ्रिंज एक्सपेंड कुछ नहीं बोला सर। ठीक है, टू वेवलेंथ कंसिस्टिंग ऑफ द टू वेवलेंथ, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस। अब हमको एक चीज तो नहीं दी इन्होंने, जो लीस्ट डिस्टेंस है, कम से कम जो इस बात के लिए हम बात कर रहे हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, हम यह लिख सकते हैं फर्स्ट केस में, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, जो दोनों स्लिट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स को हमने कितना मान लिया है 2 mm मान लिया है। कितना मान लिया सर 2 mm कंसीडर कर लिया है, 2 mm कंसीडर कर लिया है। और आपकी तब जो टोटल जो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लाइड, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, वो कितना मान रखा है सर। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन के लिए हम जो वैल्यू कंसीडर करने जा रहे हैं वो हमने कर लिए कितनी 1 सेंटीमीटर, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -2 मीटर। नीचे दे रखा है सर, हमने मान नहीं रखा, ये ऊपर ध्यान दिख नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने दे रखा है। देखिए जरा इस बात को समझे, क्वेश्चन में दिया है इन्होंने, ये डी का वैल्यू दे रखा है, ये स्मॉल डी का वैल्यू दे रखा है 2 mm, और ये क्या दे रखा है डी का, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में पहले से। इसको हम लोग इसमें नहीं दिख रहा, आप लोग यहाँ समझ लें इस बात को। हिंदी वर्ड में दे रखा है ये वैल्यू, हमने वैल्यू पुट कर लिया सीधा सीधा। अब आपको इसमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। सबसे पहले हमारे पास एक जो यूजुअल फॉर्मूला है वो क्या है, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, यानी कि हमको क्या निकालना है बाय n निकालना है। पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज हमको क्या निकालना है बाय n, तो क्या आ जाएगा 2d, d अपॉन में 2d। अच्छा, n फ्रिंज के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे n लैम्डा, n लैम्डा। बात क्लियर है सर। लैम्डा यानी फर्स्ट केस में पूछ रहा है, वो फर्स्ट वाले केस के लिए बात कर रहा है। यहाँ पर 4n इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू कितनी हो 3, तब इस वैल्यू को पुट कीजिए बाई n इक्वल टू d का वैल्यू कितना है d, कैपिटल D, ये दिया आपको 1 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -2, और 2d का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, इसको आप 2 इंटू 10 दी पावर -3, 2 इंटू 10 दी पावर -3, और n कितना दिया है 3, लैम्डा कितना दिया है 650 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -9 मीटर। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिया हमने, अभी तो कुछ भी नहीं किया सर, बिल्कुल सिंपल से वैल्यू निकाल दिया है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, आप इस बात को समझे बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है बाई 3, 1.17 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -3 मीटर। चाहो तो लिख सकते हो 1.17 mm, यानी 1.17 मिलीमीटर। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं, ये तो सिंपल पॉइंट है। हमको जो यूजफुल चीज थी, जो यूजफुल फॉर्मूला था वो था बाई इक्वल टू डी, कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल 2d मल्टीप्लाई n लैम्डा, 120 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -2, 2 इंटू 10 दी पावर -3, ये क्या 3 इंटू सीधा सीधा वैल्यू पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई। सेकंड केस में क्या पूछ रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम के लिए उच्चिष्ट के लिए, वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड, जब दोनों की जो वेवलेंथ है
फ्रिंज है, दोनों एक दूसरे के क्या है, संपाती। कोइंसाइड का मतलब है संपाती, जस्ट एक दूसरे के ऊपर होना। उस केस में ये पूछ रहा है, तो हम लोग सेकंड केस के लिए क्या बात करेंगे, इस बात को थोड़ा सा आप समझें कि सेकंड केस के लिए जो पहली बात तो फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे, बट उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। काय की वैल्यू, एन की। तो एन की वैल्यू फॉर्मूला बता दूं, लैम्डा 2, सिंपल सी बात है, लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये फॉर्मूला होता है। n इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस ये आ गया, तो n इक्वल टू लैम्डा 2 कितना है, 520 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 9 अपॉन में 650 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 9 माइनस 520 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 9। ये बात क्लियर है। अगर इन दोनों को हमने ओवरऑल सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा, कितना पता है किसी को, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर ये कैसे, आप कर लेना बिल्कुल सीधे को, ऐसे आ जाएगा 4। देखना 10 दी पावर 9 माइनस 9 तो इन दोनों में से कॉमन ही आ जाएगा। अगर इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा कितना, 130, और 130 को इससे 4 बार क्रॉस कर दो तो ये आ जाएगा 4। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, उसके लिए फिर से वैल्यू निकालना है। तो क्या निकालना है, बाई का वैल्यू निकालना है, केंद्रीय उच्च स्थिति सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ सकती है उसके लिए। तो बाई इक्वल टू हमारे पास वही फॉर्मूला है, क्या ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था, क्या एन लैम्डा डी अपॉन में 2d, एन लैम्डा डी अपॉन में 2d, एन लैम्डा डी अपॉन में 2d। लैम्डा यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट केस के लिए कौन सा ले लेंगे हम, फर्स्ट वाला। देखिए जरा n का आंसर, n की वैल्यू आ गई 4, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 1 है तो लैम्डा मतलब 650 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 9। कैपिटल डी का वैल्यू है आपके पास 120 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 2, और अपॉन में 2d का वैल्यू कितना दिया है, 2d का दिया है 2 इंटू 10 दी पावर माइनस का 3, 2 इंटू 10 दी पावर माइनस का 3। जब हम लोग इससे ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आता है आपका कितना, 1.56 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 3, चाहो तो इसे लिख सकते हैं 1.6 मिलीमीटर। ये बात क्लियर है। थोड़ा इजी तरीके से समझ ले, हिंदी में भी समझ ले आप लोग, कुछ नहीं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 तरंगदैर्ध्य की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, सिंपल सी बात है। ये दोनों के बीच की दूरी दी है, दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी है ना, ये दे रहा है, और पर्दे से दूरी है वो ये दी है। हमने फॉर्मूला है y इक्वल टू डी इक्वल टू 2d इंटू एन लैम्डा, 2d इक्वल टू एन लैम्डा, n के लिए था ये। जब n की वैल्यू 3 तो हमने यहाँ n की वैल्यू 3 रख दी। अगले वाले के बोले कर रहा है कि उच्चिष्ट निकालिए, जब मैक्सिमम वहां पे जा सकता है तो मैक्सिमम पे n की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अगर मैक्सिमम पे n की वैल्यू 4 आई तो हमने क्या लग दिया, 4 रख दिया, और कोई खास डिफरेंस नहीं आया। इस बात को आप लोग समझ पा रहे। आज आपका ये चैप्टर बेटा, अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।